राजधानी भारत नमस्ते किसान मित्रों, अक्षय तृतीया की सबको शुभकामनाएं। गुजराती में अखात्रीज, हिंदी में आखात्रीज भी बोलते हैं। सभी को अक्षय तृतीया का नमस्कार। ये किसान का सबसे बड़ा पर्व है अक्षय तृतीया। ये पर्व दो बातों से जुड़ा हुआ है। एक तो किसान अपना वैकेशन पूरा करके वैकेशन काल पूरा कर लेता है उसी समय तक, और नई कृषि के लिए आज के दिन शुरुआत होते हैं। गुजराती में આપણે હળોતરા કહીએ છીએ આને, હલોતરા अथवा હળોતરા बोलते हैं। हल उत्तर शब्द उसके साथ जुड़ा हुए, हल और उत्तर। उत्तर का मतलब अधिकारी या तो उसके ऊपर शुरू करना, या तो उत्तर की दिशा की ओर आगे बढ़ना। तो हलोत्रा शब्द से ये बात जुड़ी हुई है। आज के दिन आपको भी पता होगा, लोग बैलों को पहले पुराने समय में बहुत ही अच्छी तरह से स्नान बान करके उनके सींगों पे रंग बेरंगी वो कैप आती थी जो दोरों से भरी हुई, और हमारे वहाँ गुजराती में वो कांच के छोटे छोटे बुट्टे भरते थे और उसके ऊपर छोटी छोटी फुमते भी लगाते थे, और बैल के गलों में रंग बेरंगी पट्टे के साथ घुघरी भी लगती थी। बहुत ही अलग अलग किस्म के घुघरी लगाते थे। घंट, छोटी छोटी घंटियां भी बजती थी, और पूरा बदन पे कई कई पर तो वो कपड़ा रंगीन भरा हुआ डालते थे जो बेल और बूटे से भरे हुए थे। और आज ही के दिन मेरे गांव में तो सुबह सब लोग, पूरा गांव एक साथ गांव में हलोत्रा होते थे। कई बैल हलों के साथ जुड़ा हुआ हमने देखा है। 50-50, 100-100 हर एक दिशा में निकलते थे। घर वाले उनके पहले बैलों की पूजा घर के आंगन में होती थी, और वहीं पे मिट्टी के एक ठीकरे लिए जाते थे, 2 ठीकरे। ठीकरे के बीच के अंदर गुड़ और कुछ अनाज रखा जाता था, फिर उसके ऊपर वो नारा छड़ी लाल दोरा आता, उसको लगाकर वहीं पर रखा जाता था। जैसे बैल चलने की शुरुआत होती है तो जो हली होता है बैल के पीछे लगने वाला इंसान, वो अपने पैर की ईडी से वो ठीकरे को तोड़कर शुकन करता था, जिसको एक शुकनावली बोलते थे। और फिर उसके पीछे उसके घर के जितने भी मेंबर्स हो, एक बड़े बांस की टोकरी या टोकरी के अंदर भोजन के साथ लेते हुए, खास हमारे गुजरात में कंसार ज्यादा बनता है, घी और गुड़ और गेहूं के आटे से बना कंसार साथ लेकर खेतों में जाते थे। और घर का जो बड़ा दिख रहा हो, बड़ा मोबी हो, हल चलाने वाला हो, वो वहीं पर 1 या 2 लाइनें हल्की चलाता था। पूरा माहौल में लोग गाते बजाते चले जाते थे। जितनी भी औरतें होती थी मोहल्ला की, इस खेतों के साथ जुड़ी हुई, सब छोटे मोटे बच्चे, सब नए कपड़े पहन के ये अवसर को मनाता था, जिसका खुद मैं ही हिस्सा बना हूँ। मैं भी काफ़ी सालों तक खेतों में गया, और वहीं पर खेतों में समूह भोजन होता था भूमि पूजन के साथ। खैर आजकल तो गांव में बैल ही नहीं है। मेरे गांव में भी एक बैल है, एक जोड़ी बैल बची है। जहाँ मैंने 60-60, 100-100 जोड़ी बैल देखा करता था एक एक इलाके में, आज तो 4 इलाका मिलकर एक बैल की जोड़ी बची है। विकास की उन पहलुओं तक हम पहुंच चुके हैं। ट्रैक्टर का राक्षस वहीं पर पहुंच चुका है जो बैलों को सत्यानाश कर दिया, और बैलों के सत्यानाश के साथ गौ माता का सत्यानाश हो गया मित्र। ज्यादातर लोग यही सोचते कि गौ को रखते, गौ माता को, और बैल बछड़ा आएगा तो क्या करेंगे, क्योंकि बैल की जरूरत नहीं है। बैल चलाने वाले नहीं बचे हैं। हालांकि जवानी के उस उम्र में हमने काफी बार बैल चलाने की कोशिश भी की थी, और कई बार बैलों के पैरों में वो कौश, जिसको गुजराती में कौश करते हैं, आगे अनीदार जो फला होता है वो लगा भी देते हैं, नहीं सीखिया।
और बैलों के पीछे चलना भी कोई आसान काम तो नहीं होता है मित्रों। जहाँ मिट्टी बिल्कुल चिकनी होती है और उसमें छोटे छोटे बिल्कुल डेले पड़ जाते हैं, इतने सख्त डेले होते हैं, और उस पर नंगे पांव चलने के बाद रात को पांव के तलिए इतने जलते हैं, जो चला है उसको पता होगा। इस डेले पे चलने की पैर के तलवे इतने आले आले हो जाते हैं, बिल्कुल छिले जैसे। वो भी तो एक समय था, और बैलों से हम खेती करते थे। तो यही अक्षय तृतीया हमारा किसानों का सबसे बड़ा व्रत है। दूसरा, अक्षय तृतीया के साथ एक जुड़ी हुई एक चीज यही है मित्रों, वो है हमारे गुजरात में हम लोग पूर्वानुमान करते हैं। आज के दिन काफी जगह पे पूर्वानुमान होगा, ये आने वाला साल बारिश में कैसा रहेगा, धन धान्य से कैसा रहेगा, इसका पूर्वानुमान गुजरात में इसी दिन काफी जगह पे होता रहता है। इसमें से एक पद्धति मैं आज मोटे तौर पे ले लेता हूं मित्रों, कि सुबह 4 बजे या 3 से 4 बजे हमारे जितने भी देहात में जो बड़े बुजुर्ग थे, उस वक्त भी वैज्ञानिक थे, हालांकि वो पढ़े नहीं थे, पर वो जिज्ञासु थे। मैं पूरे गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, पर 2, 4, 5 आदमी आपको हर गांव में ऐसे मिल जाएंगे, आज भी होंगे, उस वक्त भी थे। तो गांव के जो कंडे होते हैं, अरणाए बोलते हैं जिसको, अरना कंडे, वो कंडे को लेकर जला देते हैं सुबह 4 बजे। और फिर मिट्टी के एक बड़े या तो उस वक्त लोहे का एक टोकर भी आता था, उसमें लेकर वो गांव के एक टीले की ओर चले जाते हैं, जिस तरफ उनका खेत होता था, और टीलों के ऊपर निर्वात जगह पे वो बैठ जाते थे शांति से। दूसरा कुछ नहीं करना, बस वो बैठे बैठे धुएं को देखते रहते थे। धुआं किस दिशा में जाता है, पूरे सुबह 6 बजे तक, 4 से लेकिन 6 बजे तक धुआं किस दिशा में जाता है, वो देखकर वो दिशाओं के साथ अपना कुछ निजी चेतना, वो चेतनाशाली व्यक्ति होते हैं, खुद की निजी ऊर्जाएं होती है, उन ऊर्जाएं और सालों का अनुभव जोड़कर वो कहते थे कि इस साल बारिश अच्छी होगी, इस तरफ से बारिश से पवन आएगा, इस तरफ इस होगा, ये धान्य इतने होंगे, ये धान्य कम होंगे। ये एक प्रयोग ये था जो सुबह में किया जाता था, सुबह 4 से बजे 6 तक आज के दिन। एक दूसरा प्रयोग ये था कि अलग अलग कटोरी में लोग धान्य लेके उसमें पानी रख के भी छोड़ देते हैं, और शाम को उस पर भी प्रयोग करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं काम में हूं, बाद में फोन करता हूं आपको, ठीक है। हमारे सौराष्ट्र में, जिसको काठियावाड़ बोलते हैं, वहां पर एक प्रयोग किया जाता है। किसान 4 कच्चे मिट्टी के घड़े, छोटे छोटे मिट्टी के घड़े ले आते हैं आज के दिन, और चारों मिट्टी के घड़ों का नाम दिया जाता है मॉनसून के 4 महीना का, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपदा और आंसू, 4 महीने के वहां पर वो घड़े रखते हैं। कोई 5 रखता है, कोई 4 रखता है, और फिर उन कच्चे घड़ों में पानी भर दिया जाता है नित्य, और फिर वहीं पर बैठे देखे जाता है कि कौन सा घड़ा सबसे पहला टूटता है और कौन से घड़े में से कितना पानी का रिसाव होता है, उसकी लाइन, वो कहां तक उसका प्रवाह चलता है, उसके आधार पर भी वो पूर्वानुमान करते हैं। काफी सटीक ये पूर्वानुमान थे, क्योंकि उस वक्त मैं मानता था हवामान इतना आगाही करने वाला सचोट कोई नहीं था, न तो हमारे पास इतने फैसिलिटीज थी। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपने निजी बुद्धि, निजी अंतः चेतना और प्रकृति को जोड़कर ये सब चीजें बनाई थी। आज भी वो काफी हद तक ऐसा माना गया है, काफी लोग कर भी रहे प्रयोग, हम भी उस पर अभी नजर रख रहे हैं, काफी लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, और काफी हद तक, मैं नहीं कहूंगा कि 100%, पर काफी हद तक वो सच्चाइयों के साथ चलते हैं। कभी कभी थोड़ी कमियां भी आती है, पर वो तो आधुनिक विज्ञान के बाद भी हम मौसम का पूर्वानुमान में कई गलतियां कर लेते हैं, तो वो तो बिना पूर्वानुमान अपने निजी चेतना, अपने जो साधन संसाधन है, अपनी बुद्धि से उसका यूज करके वो करते हैं। तो अक्षय तृतीया इसीलिए 2-3 चीजों के लिए चलती है। और अक्षय का मतलब क्या है दोस्तों? जिसका कभी न क्षय होने वाला। अक्षय का मतलब क्या है? जिसका कभी न क्षय होने वाला।
ये शरीर है, इसका क्षय हो जाएगा। आपके पास जितनी भी साधन सुविधाएं, आपने कितना भी अच्छा महल बना लिया और 100 साल, 2 साल, 400 साल, 500 साल के बाद क्षय हो जाएगा। लेकिन दुनिया में एक ही चीज ऐसी है जिसका क्षय कभी नहीं हुआ। सॉरी, दो चीज ऐसी है जिसका कभी क्षय नहीं हुआ है। वो आदि अनादिकाल से थी और आदि अनादिकाल तक रहेगी। पता होगा वो दो चीज क्या होगी? एक है धरती मैया, भूमि। आप उसमें से कितना भी निकालते रहो, ये अक्षय पात्र की तरह है। वो कभी कम नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होने वाली। सालों साल से आदमी जब से पैदा नहीं हुआ तब से वो देती रही, और कभी आदमी पूरा भी हो जाएगा। ये पूरा संसार में से मनुष्य की हस्ती मिट जाएगी, पर वो अक्षय पात्र खत्म नहीं होगा, वो देता ही रहता है। और अगर ये अक्षय पात्र नहीं हो, एक बार सोच लीजिए कि एक बार अक्षय पात्र देना बंद कर देगा, क्या हाल हो जाएगा। तो ये अक्षय पात्र की पूजा, मतलब अक्षय तृतीया में अक्षय पात्र की पूजा होनी चाहिए। अक्षय का मतलब हम करते हैं भूमि। भूमि की पूजा हमारे साथ इसीलिए मित्रों जुड़ी है। और दूसरा जो अक्षय है, जो कभी न क्षय होने वाला, वो है बीज। इसका कभी क्षय नहीं होता। सालों सालों से, हजारों सालों से हम बाजरी के बीज बोते आए हैं, गेहूं के बीज बोते आए हैं, चावल के बीज बोते आए, हर फसलों के बीज बोते आए और आगे बढ़ते जाते। उसका कभी नहीं क्षय होने वाला, वो कभी मिटता नहीं है। बीज कभी भी विलुप्त नहीं होता है पृथ्वी से। पृथ्वी अपने गर्भ में हर बीजों को समावेश करते रखती है, और समय आने पर अनुकूल वातावरण में उसको फिर जन्म देती है। जैसे कोरोना फ्लू का वायरस 100 साल के बाद फिर पैदा हुआ, फिर 100 साल के बाद फिर कोई नया आएगा। ऐसा कृषि में भी ऐसे वायरस आने की संभावना है मित्रों। अभी से हमें हमारी कृषि को ऑर्गेनिक की तरफ ले जाना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन इसमें भी ऐसा रोग या वायरस ऐसा आ जाएगा जैसा कोरोना ने किया है, तो ये पूरा अक्षय पात्र को हम बिगाड़ के रख चुके हैं मित्रों। तो ये बीज और पृथ्वी दोनों अक्षय है, जिनका कभी क्षय नहीं होता। तो इन दोनों की पूजा हमारे पुरखे करते थे। उनको पता था कि ये दोनों चीज अक्षय है। तो किसान जो थे वो अपने घर के जो धान्य होते थे, कोई धान्य की ढगा करके उसके ऊपर मिट्टी का घड़ा में पानी भर के रखता था, उसके ऊपर नारियल रखते हैं और पूजा करते हैं। क्योंकि जल भी अक्षय है। वो हालांकि पंच महाभूत में हमने माना है, पर इसीलिए जिन जिन चीजों जो अक्षय है उनकी वहीं पर पूजा होती थी। बीजों की खास इसलिए, जो धान की कोठियां हमारे वहां थी, धान की कोठियां भरी रहती थी, हर गृहिणी उसकी हर वक्त पूजा करती थी, क्योंकि वो समझती थी कि दुनिया में कोई भी चीज कैसा भी समय आएगा, ये कोठी हमें जिंदा रखेगी। हमारे वहां कोठियों भर के धान्य रहते थे मित्र, कोठियां भर भर के। यही तो अक्षय पात्र थे हमारे वहां। सालों साल तक अकाल पड़ते थे, इतना लॉकडाउन से भी ज्यादा अकाल हमारे लोगों ने सहन किया, फिर सालों साल वो कोठी का धान्य चलते रहते थे। तो वो कोठी की पूजा इसीलिए किया जाती थी, वो भंडारों की पूजा अक्षय तृतीया के दिन इसीलिए हम करते हैं मित्र। तो यही है आज का दिन का महात्मा, यही है अक्षय तृतीया का रहस्य। तो इसीलिए बीज और भूमि, अपने बैलों, इनकी पूजा होनी चाहिए, हर किसान को करनी चाहिए यथा आवश्यक। लॉकडाउन की वजह से इस बार हम नहीं कर पाए, वरना हमारे खेतों में हर साल हम यही परंपरा को निभाते हैं। और इसके बाद अब मूल बात पे आते हैं। सभी मित्रों को नमस्कार की शेयर करें, जितने भी मित्र उन सभी को शेयर का ऑप्शन है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मित्र तक ये बात पहुंचे। आज की बात है फास्फोरस। भूमि के लिए फास्फोरस का आवश्यकता क्या है? तो CHO जो हमें हवा से मिलते हैं, इसके सिवा प्रधान जो तत्व है वो तत्व है NPK। इसमें P है जो फास्फोरस के लिए, और प्रधान तत्व इसीलिए मित्रों को उसको किलो में डालने पड़ते हैं, मनों की तादाद में डालना पड़ता है। अब फास्फोरस जो तत्व है उसका कोई साइकिल नहीं है, हालांकि है पर इतना भारी साइकिल नहीं है। सूक्ष्म साइकिल तो फास्फोरस का भी है, पर नाइट्रोजन और कार्बन की तरह हमें नहीं दिख पाएगा फास्फोरस का चक्र। अब फास्फोरस एक तत्व है जो भूमि में मिलाता है, भूमि में से मिलता है। पहाड़ों में, ज्यादातर पहाड़ों में था, पहाड़ों घिसे टूटे, पवन की वजह से वो हर बार घिसते रहते हैं, और वहीं से जो फास्फोरस छूटा होता है वो बारिश की मौसम में वहीं से पानी के साथ भीगकर हमारे खेतों में आता रहता है। और ज्यादातर फास्फोरस समुद्र की
छाजलियों में भी वहां पर पड़ा हुआ है। और फास्फोरस भी बहुत चंचल है, वो भी उड़ जाने वाला और जल जाने वाला तत्व है, अत्यंत दहनशील तत्व है और बहुत जहरीला है, और शुद्ध स्वरूप में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा फास्फोरस, वो आपको संयोजन के रूप में मिलेगा। और ज्यादातर हम कृषि में फास्फोरस ऑक्साइड या फास्फोरस पेंटॉक्साइड का यूज करते हैं, P2O5 का ज्यादातर हमारे कृषि में इसका यूज होता है। तो फास्फोरस अत्यंत दहनशील पदार्थ है, ज्वलनशील है, वो जल जाता है। इसके सिवा हमको फास्फोरस पाकों के अवशेषों से मिलता है और मृतक प्राणी जो है उनकी हड्डियों और उससे मिलता है। मनुष्य में फास्फोरस नितांत बहुत ही आवश्यक है, जो हड्डियों की बनावट में बहुत ही काम करता है, और दांतों की बनावट में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों होते हैं। मनुष्य की हड्डियों में भी कैल्शियम और फास्फोरस दोनों होते हैं। इसलिए जब हड्डियों का कहीं पर ढगा पड़ा होता है तो कभी रात में उसमें आग लगती है, चटकारे होते हैं, लोग कहते हैं भूत है, वो भूत नहीं होता, हड्डियों के बीच में रहा हुआ फास्फोरस गर्म हवा लगने से कभी जल उठता है, तिखारा होते हैं। तो फास्फोरस वही हमारे भूमि के लिए बहुत ही उपयोगी निर्णायक तत्व है नाइट्रोजन के बाद। तो फास्फोरस हमें मुक्त स्वरूप में कहीं से नहीं मिलेगा, हमारे गोबर खाद में से मिलेगा, तो बहुत कम मात्रा में, खली बली में सबसे थोड़ा थोड़ा मिलता है। और ज्यादा से ज्यादा फास्फोरस अगर आपको नेचुरल में चाहिए तो उसका सबसे बड़ा सोर्स है रॉक फॉस्फेट। क्या है रॉक फॉस्फेट? वो भी खदानों से आता है, खास करके एमपी में कुछ जगह से मिलता है, सागर के आसपास से, और राजस्थान कोटा और उसके आसपास से वो मिल आता है। रॉक फॉस्फेट 5 रुपया से लेकर 17 रुपया प्रति केजी के मूल्य से आते हैं। अब आप मानोगे रॉक फॉस्फेट तो रॉक फॉस्फेट ही है, पर रॉक फॉस्फेट डालने में एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि रॉक फॉस्फेट में कभी हैवी मेटल्स होते हैं रॉक फॉस्फेट के साथ मिले हुए, जिसको पारद या आर्सेनिक या सीसा मानते हैं। अगर आप पूर्णतः जैविक कर रहे हैं और भूमि का हर बार सैंपलिंग हो रहा है, टेस्टिंग हो रहा है, सूक्ष्मतः ले, तो आप रॉक फॉस्फेट डालने में बहुत ही सावधानी बरतें, क्योंकि हैवी मेटल्स वाला रॉक फॉस्फेट अगर आपने खेत में डाल दिया तो 2, 4, 5 साल तक वो हैवी मेटल्स आपके खेत से नहीं जाएगी और भूमि का टेस्टिंग में आपको बड़ी दिक्कतें आएगी। इसलिए रॉक फॉस्फेट अगर डालना है तो अच्छे से अच्छा बढ़िया रॉक फॉस्फेट खरीदिए और उसका लैब टेस्ट कराइए, या तो लैब टेस्ट करा हुआ तैयार मिलता है वही डालिए, जिसमें हैवी मेटल्स की मात्रा बिल्कुल कम हो। अब रॉक फॉस्फेट डालने की 2 तरीके हैं। ये तो आप सीधे खेतों में बुरक देते हैं, सीधे खेतों में, और दूसरा है रॉक फॉस्फेट को आप ले आइए, गोबर के साथ थोड़ा मिला दीजिए, या तो खुले में कहीं पर रखिए और उसमें पीएसबी फॉस्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया जो आते हैं वो डालेंगे, तब जाके वो रॉक फॉस्फेट के अंदर का जो फॉस्फोरस है उसको लभ्य स्वरूप में लाएंगे। देखो रॉक फॉस्फेट में जितना भी फॉस्फोरस है वो लभ्य स्वरूप में नहीं है, पौधा उसका यूज नहीं कर पाएंगे, सीधी तौर पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पौधा के लिए वो जहर है। पर वो जो बैक्टीरिया है, फॉस्फोरस के बैक्टीरिया है, जो फॉस्फोरस के बैक्टीरिया है उसको अलभ्य स्वरूप से लभ्य स्वरूप में ले जाते हैं मित्र, और वो पौधों को उपलब्ध करा दें। तो रॉक फॉस्फेट डालने से आप मान लोगे आपको फॉस्फोरस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है मित्र। रॉक फॉस्फोरस आपके खेतों में डालने के बाद आपको उसमें फॉस्फोरस मोबिलाइज बैक्टीरिया डालने पड़ेंगे, या तो एनपीके के डालिए या कंसोर्टिया डालिए, या फॉस्फोरस के अलग बैक्टीरिया आते हैं वो डालिए, आपको डालना ही पड़ेगा। और फिर जो मैंने कहा वही बाहर रखे हुए फॉस्फोरस को 20 या 25 या 30 दिनों में डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज बैक्टीरिया भी यूज कर सकते हो, पर उसके साथ फॉस्फोरस बैक्टीरिया तो जरूर यूज करें, क्योंकि उसका रोगाधिकार वहीं पर है। फिर उस फॉस्फोरस को आप लेके आपके खेतों में मिला दीजिए, तो वो फॉस्फोरस का सबसे पहला यूज हुआ। अब फॉस्फोरस का फॉस का मतलब है प्रकाश। ये मैं एक बात बीच में बता रहा हूँ, फॉस का मतलब है प्रकाश, फोस, और फरस का मतलब है वहन करना। मतलब जो चीज प्रकाश का वहन करती है, अग्नि का वहन करती है, उसको फॉस्फोरस बोलते हैं। तो ये अग्नि तत्व है। कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व। नाइट्रोजन जो है शीत तत्व है, मतलब वो ठंडा तत्व है, पर फॉस्फोरस बहुत ही उष्ण तत्व है।
मतलब वो पित्त प्रकृति पाक में बढ़ाता है। तो फास्फोरस से तने बहुत मजबूत होते हैं, फास्फोरस से जड़े की मजबूताई बढ़ती है। तो फास्फोरस के इसके सिवाय एक और सोर्स है फास्फोरस का, और वो है बोन मील पाउडर। अगर आप नेगेटिव ऊर्जा में नहीं मानते हैं तो आपके खेतों में हड्डियों का चूरा डाल सकते हो मवेशियों में, क्योंकि हड्डियों के चूरों में कैल्शियम और फास्फोरस और कई सूक्ष्म मिनरल्स होते रहते हैं। तो ये जो हड्डियों का चूरा है बोन मील पाउडर, वो भी आप खेतों में डाल सकते हैं, उसमें से फास्फोरस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। पर उसमें भी एक दिक्कत की बात है, अगर आप सीधे के सीधे डालोगे तो उसके साथ कुछ पैथोजेंस आपके भूमि में आएंगे, और उस पैथोजेंस आपके पाक के, जैसे भूमिकंद आपने लगाया कोई भी, जैसे आलू है, शक्करकंद है, मूंगफली है, तो उसके साथ चिपक के आपके साथ आएंगे। तो जब आप बोन मील पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो उसको यूवी करना पड़ेगा, अल्ट्रावायलेट। यूवी नहीं कर पाया है तो उसको बाहर धूप में थोड़ा खुला छोड़ दीजिए, और उनमें से जो पैथोजेंस है वो कम हो जाए, या तो डिकम्पोज बैक्टीरिया डालें, या तो उसमें भी फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया डालें, और उसको डिकम्पोज करने के बाद ही आपकी भूमि में डालें तो बहुत ही बढ़िया उम्दा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि रॉक फॉस्फेट से भी ज़्यादा बोन मील पाउडर है, क्योंकि उसमें कैल्शियम है और कई सूक्ष्म मिनरल्स और तत्व जो है जो हड्डियों के साथ जुड़े हुए हैं वो आपके खेतों में आ जाएंगे। तो फास्फोरस का ये सबसे बढ़िया, ये दो अच्छे सोर्स हमारे पास है। फिर लोग कहते हैं ये बिल्व डाले, ये सब डाले, वो फास्फोरस का बड़ा सोर्स नहीं है दोस्तों। फास्फोरस मनों में या तो किलो में चाहिए, वो उनसे पर्याप्त नहीं होंगे। हाँ, उनके अंदर जो साइटोकाइनिन है, या तो बिल्व के अंदर कुछ ऐसा बैक्टीरिया होगा, ऐसा कुछ एंजाइम्स होंगे जो फास्फोरस का अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे, लभ्यता बढ़ा सकते, ऐसा हो सकता है। तो खास करके फास्फोरस के बारे में ये बात हो रही है। अब फास्फोरस हमें भारत की भूमि में कहीं कम भी है, कहीं ज़्यादा भी है। तो आप भूमि का टेस्टिंग कराने के बाद ही इसका यूज करें, क्योंकि फास्फोरस अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा आपकी भूमि में, आप बात समझ लीजिए, शरीर में भी होता है, शरीर में फास्फोरस जो है वो आवारी छोड़ा है। शरीर की मैं एक बात कर लेता हूँ पहले। शरीर में जब हम कैल्शियम लेते हैं तो कैल्शियम और फास्फोरस का रक्त में अवशोषण एक साथ में होता है, समझ लीजिए मित्र। अब होता क्या है कि कैल्शियम जो तत्व है वो बिल्कुल डिसिप्लिन वाला है, और चौराहे पर लाल लाइट आएगी तो गाड़ी अपनी खड़ी रखेगा, ट्रैफिक पुलिस वाला होगा तो वहीं पर खड़ा रहेगा, अपनी सब चीजें, अपना पहचान पत्र बताएगा, गाड़ी का ये सब बताएगा, बाद में आगे बढ़ेगा। फास्फोरस है वो गली का आवारा छोरा है, वो कभी किसी ट्रैफिक को नहीं मानता, वो छू करके ट्रैफिक बंद करके निकल जाता है, ट्रैफिक पुलिस के पीछे से एक गलियों से निकल जाता है, और सबसे पहले अपना स्थान जमाने की कोशिश करता है। तो जब अपने भोजन में फास्फोरस और कैल्शियम दोनों लिया, अगर फास्फोरस ज़्यादा ले लिया तो फास्फोरस सीधा चला जाएगा आपकी सेलों तक, और वो वहीं पर फिक्स हो जाएगा और कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। ये फास्फोरस की सबसे बड़ी गुनाहित प्रवृत्ति है। तो उसमें विटामिन D3 जो शरीर में होता है वो ट्रैफिक कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में विटामिन डी जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल करता है। विटामिन डी क्या करता है, फास्फोरस को पहले रोकता है कि तू खड़ा रहे, सबसे पहला कैल्शियम को जाने का अधिकार है, और वो कैल्शियम को पहले जाने देता है, बाद में फास्फोरस जाता है। कैल्शियम ऐसा नहीं है, कैल्शियम खुद जगह रखता है फास्फोरस के लिए, पर फास्फोरस अगर पहले चला गया तो कैल्शियम के लिए जगह नहीं रखता है। ठीक इसी तरह से पौधों में अगर फास्फोरस ज्यादा होगा तो कैल्शियम का अवशोषण कम होता है। तो कोई भी चीज अंधाधुंधी से मत डाले, न शरीर में डाले न खेतों में डाले। अब फास्फोरस में होता क्या है, हम लोग यही कहते हैं कि हम तो गोबर का खाद डाल देते हैं, हम जीवामृत डाल रहे हैं, हमको फास्फोरस डालने की जरूरत नहीं है। पर आपके खेत में अगर फास्फोरस तत्व कम है, वो नाइट्रोजन वाली बात आई, तो आप उसमें से जो पैदावार लेंगे उसमें फास्फोरस कम आएगा। फॉस कम आएगा तो इसके साथ आपके मवेशियों में भी फॉस कम जाएगा। मवेशी जो उसमें जो फॉस है वो बचा खुचा ले लेंगे, फिर अपने मलमूत्र में और भी कम डालेंगे, फिर भी वो खेतों में जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो अकेले गऊ आधारित खेती करते हैं उनके खेतों में धीरे 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 से ये तत्व घटने लगते हैं और उत्पादन कम होने लगता है।
इसीलिए अगर आपको गौमूत्र से अगर गोबर बनाना है, जीवामृत बनाना है या घन जीवामृत बनाना है, तो गाय का गोबर ऐसा होना चाहिए और गौमूत्र ऐसा होना चाहिए जो खेतों में बंधी हुई नहीं पर खलिहानों में घूमती हुई गाय होनी चाहिए, जो हर जगह पे जंगलों में घूमती रहती है, बागड़ों में घूमती रहती है, खुले खलिहानों में घूमती रहती है और वहीं से सब चीजें खाकर आएगी, तो उसके गोबर और गौमूत्र और उसमें सबसे अच्छी चीज रहेगी। इसलिए अगर आपको जीवामृत बढ़िया क्वालिटी का बनाना है, सबसे अच्छा बनाना है, तो आप आधा हिस्सा आपके घर के गाय का गोबर का ले लीजिए और आधा हिस्सा आप वो घूमने वाली गायों का डालिए। गौमूत्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा यही करें, ज़्यादा नहीं मिले तो आधा हिस्सा डालकर बनाएं, तो ये फॉस्फोरस की कमियां हम अपने पाकों में पूर्ण कर लेंगे। तो फॉस्फोरस के लिए ये 2 चीज़ है, आप उसको डाल सकते हैं। इसके सिवा और भी कोई चीज़ है जो हम देखते हैं फॉस्फोरस में। हाँ, फॉस्फोरस ऐसा है जो शुद्ध स्वरूप में पानी में द्रव्य नहीं है, पर जो वो पेंटॉक्साइड के रूप में और भी चीज़ों के रूप में वो पानी में, हवा में, पानी में द्रव्य है, और द्रव्य होने के बाद वो पौधा तक मिलता है। और भी कोई सोर्स तो नहीं दिखाया गया है उसमें फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का आज इतना ही लेंगे मित्रों, कम समय में थोड़ा ही बताया है। फॉस्फोरस का अवेलेबल सोर्स ये दोनों ही है जो किसानों को आसान रूप से मिल जाते हैं। आप इन दोनों का युक्तिपूर्वक यूज करें। मित्रों 4:30 बजे के बाद 5 बजे डॉक्टर क्षमा पटेल का सेशन शुरू होने वाला है। आज मेरी भी थोड़ी अक्षय तृतीया के वजह से कुछ दवाइयाँ बना रहा था, तो फॉस्फोरस पर बहुत बड़ा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, तो जितना मेरे पास था मैंने दिया। कल अगर फॉस्फोरस का थोड़ा और भी ज्ञान मिल जाएगा कहीं से तो आपको दूंगा। तब तक जय जवान जय किसान, सबको अक्षय तृतीया का मंदन नमस्कार। अभी भी समय है, अपने घरों में जो धान्य के कुठार है उसकी पूजा कर लीजिए। शाम तक अगर कच्ची मिट्टी का कुल्हाड़ा मिल जाए कहीं से 5, तो उसमें पानी भर के आप भी प्रयोग कर लीजिए। हर कुल्हाड़े का नाम दे दीजिए, 1 2 3 4 5 करके रख दीजिए और सभी में पानी भर दीजिए पूरे का पूरा। मतलब छलक कर बाहर नहीं आना चाहिए वरना मिट्टी गिर जाएगी। मतलब वो पूरा भर जाए तब तक उसमें पानी डाल के रखे, और ये प्रयोग जरूर करके उसके प्रयोग से हमें अवगत कराए, ताकि आगे भी हम किसानों के रूप में मदद रूप हो जाए। जय जवान जय किसान, नमस्ते।